इनको जो नॉमिनेट किया गया है उसी सेक्शन में इनको हाईकोर्ट ने इनको ये किया है, डिसमिस किया है, इनको डिस्क्वालीफाई किया है, उसी सेक्शन के अंदर फिर इनको नॉमिनेट कराते हैं। औकाफ का सेक्शन खुली तरह से कहता है कि ऐसे आदमी को नॉमिनेट नहीं किया जा सकता, लेकिन किसके कहने पे सरकार नॉमिनेट कर रही है इनको? और कोई मुसलमान नहीं है जो डिस्क्वालीफाई हुआ है, उस डिस्क्वालीफाई पर्सन को क्यों नॉमिनेट करेगी दोबारा? ये बदनामी सरकार की होगी। अगर कोई कोर्ट में जाकर सवाल करेगा तो सरकार की बड़ी बदनामी होगी। एक और मौलाना को, जिसे मैंने एक नाम भी दिया है उनको, है? मौलाना जो है ना, उनकी अभी दास्तान आने जा रही है। अभी मैं हमारे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के चेयरमैन को मैंने चिट्ठी लिखी है, आज शायद चली जाएगी चिट्ठी। उसमें हमने डिमांड किया है कि फौरी तौर पर जो मौलाना हमारे कर्नाटक के वक्फ बोर्ड में उनको नॉमिनेट किए हैं, उनको फौरी तौर पर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की कुर्कियत से उनको खारिज करो, हटाओ फौरी तौर पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हो रही है कि रमजान मुबारक में आप सब रोजदार हैं, रोजे से हैं, फिर भी हमारी दावत पर आप शरीक रहे, इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। आपको, अब आपके अहले खानदान को मेरी तरफ से ईद की मुबारकबादी पेश करता हूं। साथ ही साथ आलम के मुसलमानों को भी ईद की मुबारकबादी पेश करता हूं, खास करके हिंदुस्तानी मुसलमान और कर्नाटक के मुसलमानों को भी मेरी तरफ से ईद मुबारक। अभी अभी जनाब वहीदुल्लाह शरीफ साहब ने बहुत सारी चीजें बताई हैं, उसके बाद मुझे बोलने का कोई ज्यादा मेरे पास कोई मवाद नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जितनी भी धांधलियां हज वक्फ बोर्ड में हो रही हैं उसकी जांच होनी चाहिए। पिछले 2 चेयरमैन जो आए यहां, 2 चेयरमैनों के बीच में जितने भी कार्रवाई हुई है, जितने भी वहां धांधलियां हुई हैं, सबकी इंक्वायरी होना चाहिए और कौन उसमें कसूरवार है उसको जो है ना सजा मिलनी चाहिए। जहां तक मुझे मालूम है कि कुछ करप्ट ऑफिसर्स भी जो है ना इनके साथ, पॉलिटिशियंस के साथ मिल गए हैं और उन ऑफिसर्स की वजह ही जो है ना हमारे वक्फ बोर्ड का नुकसान हो रहा है। ये वक्फ बोर्ड का नहीं बल्कि मुसलमानों का नुकसान है। इनको वहां देखभाल के लिए रखा है, ना कि इनको लुटाने के लिए रखा है। ये आज लूट मार मचाए रखे हैं वहां। अनवर बादशाह साहब के ताल्लुक से आप पूछ रहे थे एक सवाल। अनवर बादशाह साहब की हैसियत ही क्या है? एक आदमी के लिए सारी सरकार खड़ी है, किस लिए? एक ही आदमी था जिसके लिए मिनिस्टर भी यह कह रहा है कि उन्हीं को होना है। क्यों होना है? इसके पीछे राज क्या है? जरा मिनिस्टर साहब खुले अल्फाज में बताएं कि राज क्या है। और सारे मेंबर्स को लेके आप कहां चले गए उस दिन रात को, जब सीएम साहब ने आपको एक मशवरा दिया कि ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, उसके बावजूद भी आपने प्रोटेस्ट किया और धमकी दी कि मैं रिजाइन भी कर दूंगा। तो रिजाइन कर दो, वक्फ बोर्ड का और मुसलमानों का भला तो हो जाएगा। रिजाइन करो, फिर ये धमकियां अपने पास रखो, काम करो। आपकी हैसियत, एक कैबिनेट मिनिस्टर की हैसियत है आपकी। एक 2B वाला जो सर्टिफिकेट जो तहसीलदार हमारे मुसलमानों को नहीं इशू कर रहा है, वो आप नहीं निकाल सके तो आपकी हैसियत ही क्या है कैबिनेट में रहने की? आप है क्या है आप? अब हमारे बच्चों के स्कूलों में जो है ना उनको इस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, नौकरी में जाने के लिए सर्टिफिकेट 2B की सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। और हमारे सारे कबीलों के नाम, हमारे सारे लोगों के नाम, मुसलमानों के नाम उससे काट दिए गए हैं और तहसीलदार सर्टिफिकेट नहीं देता है।
कई बार कहने के बावजूद भी आपको पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं माइनॉरिटीज का मिनिस्टर हूं। शर्म आनी चाहिए आपको। पहले सबसे पहले हमारे बच्चों का फ्यूचर बनाइए। एक सर्टिफिकेट आपसे वापस लेना नहीं, बीजेपी के दौर में जो है ना सर्टिफिकेट इश्यू करने के लिए मना किया था, उन्होंने साले तहसीलदार हो। तहसीलदार आज हमें सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, हमारे एडमिशन में हमें कोई रियायत नहीं मिल रही है। आपको कहने के बावजूद भी आपके कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। आप खाली लूटमार पे बैठे हैं क्या? लूटमार मचा रहे हैं। करोड़ों लूट के अगर हजारों बांट दिए तो आप अपने आप को क्या समझ गए हैं? पहले जो मुसलमानों के मसाइल है उसका हल निकालो। आज तक आपने मुंह नहीं खोला मुसलमानों के मसाइल के ताल्लुक से। कब तक आपको बर्दाश्त करें हम? आप मुसलमानों के नुमाइंदे हैं वहां। जमीर अहमद खान साहब, आप नाम से नुमाइंदे नहीं है, आप मुसलमानों के नुमाइंदे हैं। फौरी तौर पर एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर आपने कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अंदर ही आता है, अगर आपने नहीं की तो फिर देखिए हाल क्या होगा आपका। देखते हैं, ले जाके पूरी कौम को बिठा देंगे वहां। काम करने का सलीका सीखो, पहले काम जानो क्या करना है क्या नहीं करना है बोल के। जो काम नहीं करना है वो काम करेंगे आप, जो काम करना है जायज काम है वो नहीं करेंगे आप। अभी सुन रहा था मैं, कई लोग मुझसे बोल रहे हैं कि जिंदगी में ऐसा पहला मिनिस्टर औकाफ का हम लोगों ने देखा, ये लोगों का कहना है, मेरा नहीं है, कि जो औकाफ में भी जो है ना रिश्वत लेता है, और औकाफ के कामों में भी रिश्वत लेने वाला पहला मिनिस्टर मुसलमान मिनिस्टर है जो हज का इंचार्ज है। और ये लोग बोल रहे हैं आजकल बाहर। आपको सबसे पहले मसाइलों का हल निकालना है, मसलों की तरफ आपको देखना है सबसे पहले। हमारा कोई मसला सरकार बनने के बाद 2.5 साल हो रहे हैं, आज तक हमारा कोई भी मसला हल नहीं हुआ। तो तुम्हारी जरूरत ही क्या है वहां बैठने की? जब आप मसलों का हल नहीं निकाल सकते तो आपकी जरूरत क्या है वहां? तो मुसलमानों के वोट ऐसे ही है क्या? चाहे देखिए, यहां चाहे एआईसीसी हो जाए, यहां चाहे सिद्धरामैया जी हो जाए, कोई भी हो जाए, जब हमारा काम नहीं करेंगे हम उनके खिलाफ जाएंगे, हम तो छोड़ेंगे नहीं। इसका क्या मतलब है? जब हमारे वोट की जरूरत है तो आप वोटों के लिए हर चीज की ये देते हैं, हमें कह देते हैं कि हम ये काम कर देंगे वो काम कर देंगे। आज तक हमारा कोई काम नहीं हुआ, कब तक हम इंतजार करें? हमारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, हमारे मसाजिदों का सवाल है ना। आज तक ना इसके ऊपर कोई भी मुसलमानों के मसाइल पे काम किया। 5-5 साल हो गए हमारे बच्चे जेलों में हैं और आप मजे लूट रहे हैं। 2 नुमाइंदों की जरूरत है, 2 नुमाइंदों की जरूरत ही क्या है हमें? जब आप कुछ नहीं कर सकते तो आपको रहने का भी हक नहीं है वहां। अब रहा वक्फ बोर्ड में जिन लोगों का इंतखाब इन्होंने किया है, 3 लोगों का जो नॉमिनेट किए हैं, एक शिया मौलाना है, नहीं शिया मौलाना है, एक हमारे नहीं बोले, शिया मौलाना एक है और खालिद साहब एक है। खालिद साहब क्या है भाई? जिस एक्ट के तहत, जिस सेक्शन के तहत इनको जो नॉमिनेट किया गया है, उसी सेक्शन में इनको हाईकोर्ट ने इनको ये किया है, डिसमिस किया है, इनको डिस्क्वालीफाई किया है। उसी सेक्शन के अंदर फिर इनको नॉमिनेट कराते हैं। औकाफ का सेक्शन खुली तरह से कहता है कि ऐसे आदमी को नॉमिनेट नहीं किया जा सकता, लेकिन किसके कहने पे सरकार नॉमिनेट कर रही है इनको? और कोई मुसलमान नहीं है जो डिस्क्वालीफाई हुआ है, उस डिस्क्वालीफाई पर्सन को क्यों नॉमिनेट करेगी दोबारा? यह बदनामी सरकार की होगी। अगर कोई कोर्ट में जाकर सवाल करेगा तो सरकार की बड़ी बदनामी होगी। एक और मौलाना को, जिसे मैंने एक नाम भी दिया है उनको, वो नाम मौलाना जो है ना, उनकी अभी दास्तान आने जा रही है। अभी मैं हमारे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के चेयरमैन को मैंने चिट्ठी लिखी है, आज शायद चली जाएगी चिट्ठी। उसमें हमने डिमांड किया है कि फौरी तौर पर जो मौलाना
हमारे कर्नाटक के वक्फ बोर्ड में उनको नॉमिनेट किए हैं, उनको फौरी तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कुर्कियत से उनको खारिज करो, हटाओ फौरी तौर पर। अगर नहीं हटाने की सूरत में हम जो है ना उस मौलाना के खिलाफ पूरी तरह से एहतजाज करेंगे और उस मौलाना की दास्तान सुनाएंगे। अभी रमजान है इसलिए हम खामोश हैं। रमजान के बाद मौलाना का असली नाम बोलो। मौलाना का असली नाम है ना, सबको मालूम है, नहीं सबको मालूम है। नामजद किया हुआ मौलाना, जब नामजदी होती है किस मौलाना की, एक तो हमने बता दिया आपको, लेकिन ऐसे लोगों को आप नॉमिनेट कर रहे हैं और दूसरे अदारों में मुसलमानों के कौन से लोग हैं भाई, यह बताइए। आप लोग जानते भी हैं, गुंडे बदमाश, उनको सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है सरकार की तरफ से गुंडे बदमाशों को। सरकार का यह काम होना नहीं चाहिए। सरकार जिसको चाहिए उसको प्रोटोकॉल नहीं दे सकती, गुंडे बदमाशों को प्रोटोकॉल दे रही है आज सरकार। अच्छे लोगों को लाओ, लोग तारीफ करें कि भाई जिस जगह भी लाए हैं, जिसको भी सदर बनाया है, जिसको भी चेयरमैन बनाया है, वो काबिल है उसके, लोग तारीफ करना चाहिए। ये नहीं अपने पट्टुओं को, अपने साथ फिरने वालों को, अपने साथ अपनी जयकारा लगाने वालों को आप ले जाके जो है ना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में मुसलमानों की वो भी आप बिठा रहे हैं। कब तक रहा मामला? जैसे कि हमारे इन्होंने कहा, उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने कहा कि जो चित्रदुर्गा का मामला है, देखिए आप, मैंने नसीर अहमद साहब खुलकर कहा, नसीर अहमद साहब का मेरे पास 2-3 मरतबा फोन आया, मैंने उनसे खुलकर कहा देखिए आप इलेक्शन करा लीजिए, आप किसी को भी चेयरमैन बनाइएगा, ये मेरा कोई ये नहीं है, आप करिएगा, लेकिन 15 तारीख से पहले सर्वे नंबर 24, 25, 23, 24, 25, सर्वे नंबर 11 और सर्वे नंबर 14 का ये कराइए, सर्वे कराइए। उसके बाद आप किसी को भी बना लीजिए, हमारा मतलब नहीं है। मैंने खुल के कहा उनको, उन्होंने मुझे एक मैसेज भी भेजा, ये 13 तारीख का मैसेज था। 13 तारीख को नसीर साहब एक मैसेज भेज रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि हमने मिनिस्टर से बात कर ली है, मिनिस्टर्स को इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्शन दे चुका है, वो फौरी तौर पर सर्वे कराएंगे। ये मैसेज मेरे पास है उनका, ये 13 तारीख का मैसेज है। इंस्ट्रक्शन हैव ऑलरेडी बीन इश्यूड बाय द चीफ सेक्रेटरी टू सर्वे द सेम लैंड, जो हमने डिमांड की थी उसके, लेकिन आज तक सर्वे नहीं हुआ। नसीर अहमद साहब, आप क्या बताना चाहते हैं? जब आपने मिनिस्टर ने इंस्ट्रक्शंस दे दिए तो मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन कैरी क्यों नहीं हुआ अब तक? तो इसका यह मतलब हुआ कि आप बहुत कमजोर हैं। ऑफिसर जब आपके इंस्ट्रक्शंस नहीं ले रहे हैं तो इसका यह मतलब हुआ कि ऑफिसर आपसे ज्यादा ताकतवर है, आपको काम लेना नहीं आता, सरकार चला रहे हैं, आपको काम लेना नहीं आता। किसी भी ऑफिसर की इतनी हिम्मत कि मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शन को ये करे, इग्नोर करे। ये 13 तारीख का है, आज कितने तारीख हो गए भाई? 25। क्यों नहीं हुआ? 15 तारीख से पहले की बात हुई थी, 25 तारीख हो गए, खामोश क्यों है आप? कब तक खामोशी, कब तक अपनी मनमानी करते रहेंगे या कौम की तरफ भी देखेंगे आप? हम खुद गए, मैं और उबैदुल्लाह शरीफ साहब, चित्तौड़ जाके हमने देखा, वहां जो है ना आधा एकड़ भी हमारी जमीन नहीं है, 6 एकड़ जमीन हुई है। हम तो मांग क्या कर रहे हैं, हमारी जमीन कहां है आइडेंटिफाई करके, तो आइडेंटिफाई कर देने में आपको क्या मुश्किल आ रही है? दूसरों का अगर होता तो कोई आपके चाहने वाला, जानने वाला या आपके साथ घूमने फिरने वाला होता ना, अगर वो बोलता तो तहसीलदार को बुला के आप इंस्ट्रक्शन देते थे कल तक काम होना है, बल्कि क्योंकि ये मुसलमानों का मामला है ना, मुसलमानों के कब्रिस्तान का मामला है, आपको कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आप में दिलचस्पी होती तो फौरी तौर पर आप कार्रवाई करते, आप में सीरियसनेस होता। तो मुझे लगता है नसीर अहमद साहब सीरियस नहीं है। आप इतने सीनियर हैं, 90s में आप मिनिस्टर रहे हैं,
और जूनियरों के पीछे खड़े दिखते हैं आप। शर्म की बात है हमें। पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू सीएम 90 में आप मिनिस्टर, आप नजर आते हैं सीनियर्स जूनियर्स के पीछे खड़े नजर आते हैं आप। अगर आप अपना इसे असर्ट करना है तो असर्ट कर लो, और कौम के कामों में सबसे पहले पूरी दिलचस्पी दिखा के कौम का काम करो पहले। इस यादत नहीं चलता, क्योंकि हम मुसलमान जो है ना 90% कांग्रेस को वोट किए हैं। हमें बदलना भी आता है, बनाना भी आता है, बदलना भी आता है। इस भरोसे मत रखिएगा, रहिएगा, हम खामोश नहीं है। रमजान के बाद जो है ना एक बहुत बड़ी एज शुरू होगी, तब्दीली होगी भी। अब तब्दीली कराने की कोशिश भी करेंगे हम लोग।